मैं आज आपको पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। ठीक है, ये हमने एक पार्ट इससे पहले कर लिया है और आज ही आखिरी पार्ट है। हमारे पास 2 ही पार्ट है इस आपके चैप्टर के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये। और आज मैं पार्ट 2 करूँगा और थ्योरीज ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ और एक्स्ट्रा सेशंस लूँगा, जिसमें आपको न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ी बहुत बताऊँगा जानकारी, और न्यूमेरिकल कुछ मैं सॉल्व करके भी दूंगा, वहाँ पर सॉल्व करके समझाऊँगा, और कुछ आपको क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ताकि आप कर सकें घर पर। ठीक है, तो कोशिश करिएगा। पार्ट 2 है तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए। जब पार्ट 1 देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा रिलेटिव लगेगा कि हाँ क्या चीज़ पढ़ चुके हैं और किसके बाद हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं चैप्टर 1 करा चुका हूँ। अगर आपने ये पहली बार लेक्चर देखा है तो चैप्टर 1 ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक सीरियल वाइज आप चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ पर यूज़ हो रही है, क्योंकि मोशंस के बारे में बात हुई है। ठीक है, जो भी मोशन के बारे में बात हो रही है तो मोशन हम पूरा पढ़ा चुके हैं पहले ही। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में जितने भी लेक्चर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसको जा कर के देखें पहले, उसके बाद आप आएँ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, जिसको आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलते हैं अपने लेक्चर की ओर, समझते हैं कि आज हम क्या नया पढ़ने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। अब इससे पहले फर्स्ट लॉ होना चाहिए, तो फर्स्ट लॉ मैं फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में किस किस तरीके से काम होते हैं और क्या क्या कहाँ पर यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। तो आज मैं सिर्फ बात करूँगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर, और उसको कंप्लीट करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम समझने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने अगर पढ़ा है मोशन, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर ये आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है या मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है इसको समझने में। ठीक, तो हम चलते हैं और समझते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि पहले समझेंगे कि न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो किस तरीके से काम करता है, क्या चेंज होता है उसमें, किस तरह की काम आता है। ठीक है, वो समझेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की बात की गई। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये पहली बात है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड बैलेंस्ड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, मैंने बैलेंस और अनबैलेंस समझाया था। देख लीजिए, ये एक फोर्स है, एक इस तरफ फोर्स है। अगर ये 10 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है तो ये बैलेंस है। अगर ये 10 है और ये 20 हो जाता है तो ये कैसा है, अनबैलेंस फोर्स है। और जहाँ पर अनबैलेंस फोर्स होगा वहीं पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, ये मैं जनरल चीज़ें बता रहा हूँ। क्या है, जहाँ पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा होगा किसी भी डायरेक्शन में, वहीं पर हमारी क्या मिलेगी, हमें चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम समझेंगे क्या चीज़ और हम इसमें से पढ़ सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। यानी कि जब फोर्स की हम बात करेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि चेंज जितना भी हो रहा है मोमेंटम के अंदर और टाइम से अगर हम उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट जो है वो कंसीडर किए हैं ताकि हम जिसको हम आसानी से समझ पाएँ। तो हमने सबसे पहले पॉइंट लिया है, कंसीडर अ बॉड ऑफ मास m हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, यानी कि m मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, स्मॉल u। ठीक, अब द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी इज mu, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu हो जाएगा। मास इनटू वेलोसिटी होता है, mu हो जाएगा। दूसरा, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर टाइम t एंड कॉजेज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ v। ठीक है, मास वही है, m रहेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई यहाँ पर। तो हमारा नया मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा, ये समझना। ठीक है, हमारा नया मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, चलिए, अब mv हमारा नया मोमेंटम। अब बोल रहा है द फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी विल बी mv, वो तो हमने बता दिया, mv है यहाँ पर, mu यहाँ पर है। नाउ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज mv माइनस mu, यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, mv माइनस mu होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं mv माइनस mu हमारा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, और अगर इसमें टाइम टेकन जितना लिया है, t इसने बोला है यहाँ पर, t टाइम लिया है, तो उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा फोर्स मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है। अब इसको हम आगे समझेंगे। ठीक, क्या और चीज़ें हम देखने वाले हैं इसमें, चलिए क्या है ये समझेंगे। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, दैट इज क्या हो सकता है वो समझेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली है क्या, अगर हम f की बात करेंगे तो क्या है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u बाय t, यानी कि
चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, डायरेक्ट एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम बात करें किसकी, बात करें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ में क्या था, v माइनस यू अपॉन टी इज टू ए, यानी कि एसेलरेशन, ये जो कंडीशन बनती है ये वाली, ये क्या है, एसेलरेशन, यानी कि एक बार और चेंज कर लेते हैं हमारा कलर को, ठीक है, आप समझेंगे क्या है, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू क्या, ये एसेलरेशन है, तो यहाँ पर क्या हो गया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक, एम ए हो गया यहाँ पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए हो गया है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए हो गया है तो हमने यहाँ पर क्या लिया, जो प्रोपोर्शनल का साइन हम मान के चलते हैं, ठीक है, हमने कहा f इज इक्वल टू, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक है, मास इंटू एसेलरेशन। अब हम अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो मैंने एक साइन ले लिया, ठीक है, k ले लिया, k m a कर देते हैं, और यहाँ पर जब कंडीशन ले रहे हैं तो k को हम क्या ले रहे हैं, k की जो वैल्यू है कांस्टेंट की, वो हम k इज इक्वल टू हमेशा 1 ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या मिल गया, f इज इक्वल टू डायरेक्टली एम ए हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम फोर्स की बात करें तो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मेशन वहाँ पर मिलता है। यानी क्या मिलता है, जब हम बात करें फोर्स की तो क्या मिलेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन देखने को हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट था, मैंने थोड़ा सा और एलोबरेट करके समझाया ताकि आपको ये समझ में आए कि चीज़ें आई कहाँ से, ठीक। चलते हैं, एक पॉइंट और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा क्या चीज़ है, ठीक, ये चीज़ क्या है, द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अभी मैंने समझाया, तो हमारे पास क्या है, हमारा जो फोर्स यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ वो क्या बताता है हमको, फोर्स जो निकलेगा वो क्या होता है, वो है क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के साथ साथ एक्सेलरेशन जो क्रिएट हो रहा है उसको दर्शाता है क्या, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, ठीक। इसके एप्लीकेशन थोड़ा सा समझते हैं और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम सीखते हैं, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और कैसे हम उसको हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे इन चीज़ों के अंदर, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, किकिंग अ बॉल, अगर हम किसी बॉल को किक कर रहे हैं, बॉल को किक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, व्हेन वी किक अ बॉल वी एक्सर्ट फोर्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या हुआ, फोर्स लगाया गया, तो ये बॉल यहाँ से और यहाँ तक आकर गिरेगी, ये हमें पता है, ठीक। ये कंडीशन दोबारा समझ लीजिए कैसे, जब हमने कोई फोर्स लगाया और ये बॉल यहाँ से यहाँ तक गिर रही है तो क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हमने एक्सर्ट किया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हमने वहाँ पर लगाया है, विच इज़ द डायरेक्शन इन विच इट विल बी ट्रेवल। अब क्या है, जो फोर्स हमने लगाया है वो हमें पता कैसे चल रहा है कि बॉल जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी वही हमें बता सकती है क्या, कि वहाँ पर किस तरह की जो फॉर्मेशन है वो बन रहे हैं, ठीक है। वो कौन बता सकता है, हमें फोर्स बता सकता है, कितने तरीके का फोर्स वहाँ पर लगा है, तो वही हमें बता सकता है कि हाँ कैसी कैसी चीज़ों है जो हैपन हो रही हैं, कब, जब हम किसी भी बॉल को किक कर रहे हैं। दूसरा चीज़ समझते हैं, इन एडिशन द स्ट्रॉन्गर द बॉल इज किक्ड द स्ट्रॉन्गर द फोर्स बी पुट ऑन इट एंड फर्दर अवे इट विल ट्रेवल। मतलब हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जितना तेज़ी से हम इस फोर्स को लगाएंगे, जितनी तेज़ी से हम किक करेंगे, उतना ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और उतनी ज़्यादा मतलब उसके कंपैरिजन में क्या होगा वो, अगर देखिए एक छोटा सा फोर्स मैं लगाता हूँ, ये बॉल है, छोटा सा फोर्स लगाया तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब मैंने फोर्स यहीं पर रखे और ये मैंने फोर्स बढ़ा दिया तो यहाँ से यहाँ आ गई, तो क्या हुआ, जितना ज़्यादा तेज़ी से हम किक करेंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो क्या करेगी, अपने क्या करेगी, ट्रैवल करना शुरू कर देगी, जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसको हमने फोर्स दिया उस डायरेक्शन में वो ट्रैवल करना शुरू कर देगी। ये हमने किससे सीखा, ये हमने सीखा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन के, ठीक है, ये समझना। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, पुशिंग अ कार्ट। अब कार्ट तो सबने देखा, सब विशाल मेगा मार्ट जाता ही होंगे, ठीक है, सब अपना खरीदारी करने जाते होंगे, तो वहाँ पर जो ट्रॉलीज़ होती हैं वो भी इस तरीके का काम करती हैं। कैसे, उसमें जब सामान नहीं है, ठीक, तो बड़े आसानी से तुम खींच के ले जाते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, वो आसानी से तुम लेके जा रहे हो कि जब खाली नहीं, जब बिल्कुल खाली है, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें सामान भर दिया तो अब क्या होगा, उसमें क्या हुआ, मास बढ़ गया, अब उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए, ठीक है, उसको फोर्स ज़्यादा चाहिए ताकि वो क्या करे, आगे बढ़ सके, ठीक है, आगे बढ़ सके। ये देखिएगा, मैं यहाँ पर ट्रॉली बना दिया हूँ सीधा, ठीक है, तो समझेंगे क्या है, यहाँ पर एक हैंडल बना देते हैं, ठीक, समझ में आ जाए कि हाँ ये ट्रॉली है, ठीक। चलिए, तो इसमें मैंने कहा कि अगर ये ट्रॉली में सामान लेके हम जा रहे हैं, जब खाली थी तब तो बस बड़ी आसानी से लेके जा रहे थे, लेकिन अब जब भर गई तो क्या हो रहा है, उसमें मास बढ़ता जा रहा है। जब मास बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमें उसे खींचने में ज़्यादा परेशानी होगी, और जब खींचेंगे तो क्या होगा, हमें ज़्यादा फोर्स को लगाना पड़ेगा, ठीक, ये हमने समझाना था। चलिए, अब क्या होगा, जो मोशन है, फोर्स किस, अब जो ट्रॉली है, ठीक है, ट्रॉली अगर ये मान लें, ठीक है,
जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं तो ट्रॉली इसी तरफ चलेगी, ठीक, ट्रॉली इसी तरफ चलेगी। डायरेक्शन ऑफ द ट्रॉली का क्या होगा, वो इस तरफ होगा, ना कि इस तरफ होगा, ठीक। ये समझ लेना एक चीज़। जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन, यानी कि जितना ज़्यादा हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे, ये देख लीजिएगा, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी, जितना ज़्यादा हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ही क्या होगा, वो तेज़ी से आगे बढ़ता जाएगा। ये कंडीशन समझ लीजिए, ठीक है। जो ट्रॉली है, अगर हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, तो मतलब क्या, एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं। ये सब चीज़ हमें क्या होगी, ये सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने अभी समझाया लास्ट में, F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो हमें पता है, जो हम सामान भर दिया। एक्सेलरेशन कब आएगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगी। अब वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, फोर्स भी लगाना पड़ेगा। जब फोर्स लगाना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हम वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं। दो काम हो सकते हैं। जब हम फोर्स कम लगाएंगे तो डिक्रीज़ होने लगेगी, जब फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो इंक्रीज़ होने लगेगी। बस ऐसा समझना है, ठीक। चलते हैं हमारे पास थर्ड लॉ के ऊपर। क्या है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द न्यूटन, ऐसे समझ लो, ठीक है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है, जिसको हम समझने वाले हैं आज। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब सिंपल सी चीज़ है, आप अगर एक बॉल को यहाँ से उठाकर और यहाँ फेंक देते हैं और सामने दीवार है, ठीक, सामने दीवार है, तो क्या करेगी, ये यहाँ टकराएगी और वापस आ जाएगी। इक्वल, अपना भी तो काम करेगी वो। तुमने तो एक काम कर दिया, फेंक दिया, अब वो वहाँ टकराएगी तो वहाँ से भी क्या हुआ, एक नया काम होगा जो वापस आके रुक जाएगी, ठीक है, थोड़ी देर बाद। ये समझना। तो क्या चीज़ है इसमें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट भी हमें समझना है यहाँ पर, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम बोलते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक। उसी तरीके से मोमेंटम क्या है, कि एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। वो भी क्या हो रहा है, कभी भी ना बनाया जा सकता है और ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। जब क्या होगा, हम सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी या विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम, हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिर्फ, ठीक। तो ये हम समझेंगे कहाँ पर, ये हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आए कि क्या क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए, चलो, तो यहाँ पर क्या, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अगर देखिए यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास हमारे पास m1 m2 हमने क्या ले रखे हैं, दो मास के अलग अलग टुकड़े हमने लिए हुए। मास इन द सेंस वो वाला मास नहीं मिलना ना, ठीक है। ये क्या है, एक मास, यानी कि कोई हमने बॉल ले ली है, तो ऐसे मान लो, ठीक है। अलग अलग क्या है, उसकी मास अलग अलग है, और वहाँ पर u1 और u2 उसकी वेलोसिटी है, फर्स्ट वेलोसिटी। लेकिन आपस में कोलिजन हो जाता है इन दोनों में, ठीक, आपस में कोलिजन हो रहा है, तो इसका जो आगे जो चेंजमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, m1 v1 m2 v2। कैसे, देखिए समझते हैं इसको, कैसे हो सकता है, ये कैसे हो रहा है। एक हमारा ये m1 था, ये m2 था, और इसको हमने दे दिया u1 वेलोसिटी, इसको दे दिया u2 वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की। लेकिन हमने आपस में ही इसको रगड़ क्या करा, टक्कर मार दी, बॉल एक दूसरे से बॉल को मार रहे हैं, समझ लो। तो क्या होगा, कोलिजन के बाद जो चेंज हो रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो निकल के आ रही दोनों के लिए, वो क्या हो जाएगी, m2 v2 और m1 v1। ये हमारे पास क्या मिलेगी, फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, जो हमें क्या बताता है, वो जो हमें ये बताता है कि जो पहले था यहाँ पर था, सॉरी, जो यहाँ पर था वही यहाँ पर है, ठीक है। कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, जब हमने उसके बीच में क्या किया, कोलिजन किया, तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी में जो चेंजमेंट आया वो हमें यहाँ देखने को मिली, और जो यहाँ इनिशियल थी वो यहाँ पर थी। तो उन दोनों का जो चेंज है वो क्या है, सिर्फ इक्वल होगा हमेशा, ठीक है। ये बोला ना मैंने अभी, जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड का मतलब क्या है, यानी मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या है, कि सिर्फ अगर हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे इन दोनों का, देखिए दोबारा से, अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालना शुरू करेंगे तो हमेशा इक्वल ही आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कभी कोई चेंज होगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा चेंज, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पर और समझते हैं इसके बाद एप्लीकेशन क्या है इसके। चलिए, सबसे पहली चीज़, अ गन रिक्वायर्स व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड। जब क्या होता है, अब सिंपल सा आपने सभी सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा,
किसी के पास गन थी और उसने फायर किया और उसको हाथ में लग गई, ठीक, ये आपने हमेशा सुना होगा, कभी ना कभी तो सुन ही लिया होगा, ठीक है। ये मैं गन भी बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास गन है और ये रहा आपका, ठीक, चलो ये हमने बना दी गन। अब जब बुलेट फायर होगी इसके अंदर से इस तरफ निकलेगी तो इसमें से क्या निकलेगा, एक अपोजिट फोर्स भी क्रिएट होगा, ठीक है। वो कहाँ, पीछे की तरफ लगेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। पीछे की तरफ जो लग रहा है वो क्या है, रिएक्शन है, और एक्शन क्या है, एक्शन यहाँ पर है, यानी कि ये तो हम कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये मिल रहा है हमको, ठीक। क्या मिल रहा है, एक्शन कर रहे हैं लेकिन रिएक्शन मिल रहा है, ठीक, एक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन साथ में मिल रहा है, ये मैंने बोला। एक्शन तो हम इधर कर रहे हैं और रिएक्शन हमें अपोजिट में मिल रहा है, ये समझना है। पूरे के पूरे इस इतने बड़े पैराग्राफ में सिर्फ इतना समझना था। पढ़ के भी देख लेते हैं क्या चीज़ है, एक मिनट, ठीक है, चलिए क्या है। When a bullet is fired from a gun, the gun exerts a force on the bullet in the forward direction, यानी कि ये रहा फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये इस डायरेक्शन में क्या करेगी, एक फोर्स को क्रिएट करेगी। दिस इज द एक्शन फोर्स। अब मैंने अभी बोला था ये क्या है, एक्शन फोर्स है, क्योंकि क्या बाहर की तरफ जा रहा है, वो एक्शन फोर्स हो रहा है। द बुलेट हैज़ ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स ऑन द गन। अब क्या करेगी, जो बुलेट है इसके अंदर, जो बुलेट है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या करेगी, जितना फोर्स उसको दिया है उतना ही फोर्स वो गन को देगी वापस, ठीक है। सब समझेंगे उसके बाद क्या होगा। गन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, अब क्या होगा, वो डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड होगी, जस्ट अपोजिट होगी। जब हम बात करेंगे जो हमने गन से दिया है बुलेट को वो अलग है, और बुलेट ने जो गन को दिया है वो अलग है, ठीक है। दोनों अपोजिट वर्क करते हैं, ये समझ लेना, ठीक। तो क्या है, दिस इज द रिएक्शन फोर्स। अब ये क्या, रिएक्शन फोर्स मैंने पहले ही कहा था, रिएक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा और एक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। ड्यू टू द लार्ज मास ऑफ गन इट मूव्स ओनली अ लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड बाय गिविंग अ जर्क ऑन द शोल्डर ऑफ द गनमैन। मतलब क्या है, ये जो मास यानी कि ये जो बड़ा सा जो स्ट्रक्चर है गन का इन कंपैरिजन विद क्या, उसका जो बुलेट है, तो क्या होगा, कम से कम हमें फोर्स झेलने को वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वहाँ पर जो फोर्स है, जो किसने निकाला, जो बुलेट ने निकाला, वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बहुत कम झटका या बहुत कम फोर्स हमें महसूस होगा जो बुलेट से बैकवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक, ये समझेंगे। और इस वजह से जो फोर्स क्रिएट नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर नहीं होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द गन इज कॉल्ड द रिकॉल ऑफ द गन। रिकॉल का मतलब क्या है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसको हम कितनी आसानी से रोक पा रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है वो रिएक्शन है, और जो फॉरवर्ड जा रही है वो क्या है, एक्शन है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाया मैंने, और इसमें सिर्फ एक बार पढ़ना है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। सिर्फ यहाँ पर समझना है कि क्या है ये, रोइंग ऑफ ए बोट, ठीक है, एग्जाम्पल है। एक्शन क्या है, हम रो कर रहे हैं इस तरफ, लेकिन रिएक्शन क्या है, इस तरफ जा रही है। हमने क्या कहा, हम ऑब्वियस बात है, जब नाव में बैठे हुए कभी देखा होगा, बोटिंग की होगी, तो क्या करते हैं, हम पीछे की तरफ चलाते हैं। ये देखिए, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, जा आगे की तरफ रहे हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और आगे की तरफ चल रहे हैं, है ना। ये देखिए दोबारा से कैसा है, ये पीछे लगा रहा है ना फोर्स ऐसे करके, ठीक, और जा किधर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, डायरेक्शन ये रही, फोर्स पीछे और हम ये फोर्स इधर लग रहा है और डायरेक्शन क्या है, ये हो जा रही है हर बार। तो इस वजह से ये क्या है, एक्शन और रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। अब पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, मूविंग इन द स्विमिंग डायरेक्शन, ठीक है। स्विमिंग का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो भी सेम ऐसे ही काम करता है। कैसे, एक्शन किस तरफ है, एक्शन इस तरफ है, रिएक्शन किस तरफ, इस तरफ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाना। पानी के जब बहाव की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम पानी को धकेलने की कोशिश करते हैं पीछे की तरफ, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं, हम पीछे की तरफ, ये ध्यान देना, फोर्स हम किस तरफ लगा रहे हैं, पीछे की तरफ, ताकि हम आगे बढ़ सकें। हम पानी पर फोर्स लगा रहे हैं किस तरफ, पीछे की तरफ, ताकि हम आगे बढ़ सकें। हर बार ये बोल रहा हूँ, तो ये समझ जाना कि कैसे काम कर रहा है। एक्शन और रिएक्शन का काम है, हमेशा एक्शन का हो रहा है पीछे हो रहा है, और रिएक्शन का हो रहा है आगे की तरफ हो रहा है, जब हम इन दोनों कंडीशन की बात कर रहे होंगे, ठीक। आज की क्लास को सर बच्चों यहीं बाइंड करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही डेटा था और लास्ट लेक्चर था। इसके बाद मैं सिर्फ इसके एग्जांपल समझाऊंगा, न्यूमेरिकल समझाऊंगा, और इसके अलावा कुछ है नहीं इस पूरे चैप्टर के अंदर। हाँ, कोशिश करिएगा कि इससे पहले वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ लें अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है। और होम मैं पहले ही कह चुका हूँ कि घर में रहें जब तक लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। तो
घर पे ही रहें, कहीं ना जाएं, सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान दें, ठीक है, स्टडी पे ध्यान दें, क्योंकि इसके अलावा कोई काम नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। थोड़ा बहुत, हाँ मैं जानता हूँ एंटरटेनमेंट करना ज़रूरी है, तो बिल्कुल करें, उसके लिए बिल्कुल मनाही नहीं है, लेकिन स्टडीज़ बिल्कुल करें और आपके जो नोट्स हैं बिल्कुल तैयार करते रहें, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो कि हाँ स्कूल में पहुँचे और नोट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा ही जिसको आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसको बाइंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।